गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएंगे ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सकें। चलिए, आज के इस क्लास में आजीविका का ही छठवां पार्ट है ये हमारा, जो कि आप लोग के सामने मैं लेकर के आई हूँ। इसके बाद क्या होगा, जो स्व सहायता समूह वाला हमारा चैप्टर चल रहा था ना, वो इस वीडियो के बाद में खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद कल से फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आजीविका का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारा जो सबसे बड़ा वाला चैप्टर था ना, वो आज खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपन देखने क्या वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामुदायिक निवेश निधि के बारे में। सामुदायिक निवेश निधि क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दो प्रकार की निधि होती है जो कि स्व सहायता समूह को दिया जाता है। एक होता है चक्रीय निधि और एक होता है सामुदायिक निवेश निधि। ठीक है, चक्रीय निधि क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को समझाया था। तो जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार ना आप इनके पहले वाली वीडियोस को जाकर के देखिए, क्योंकि जो बच्चा पहले वीडियोस को नहीं देखा है, वो अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेगा तो उसके माइंड में कोई चीजें नहीं बैठने वाली है, हाउच पॉच हो जाएगा। क्योंकि सामुदायिक निधि क्या है, चक्रीय निधि क्या है, ये सब तो आप जानते ही नहीं है। इसलिए पहले जाकर ना आप उन वीडियो को विजिट कीजिए। उससे होगा ये कि आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहां से हुआ है और कॉन्सेप्ट जाकर के खत्म कहां पर हुआ है। और अगर आपको वीडियो समझ आ जाता है तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कोई सजेशन है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो देखो, मैं बात कर रही थी सामुदायिक निवेश निधि के बारे में। तो समझना, सबसे पहली बात तो स्व सहायता समूह के जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभिक पूंजी के रूप में दिया जाता है। एक बात समझो, ये जो निधि आपको दी जा रही है ना, चाहे आप सामुदायिक निवेश निधि की बात कर लो, चाहे आप चक्रीय निधि की बात कर लो, ये दिया क्यों जाता है? ये दिया इसलिए जाता है बच्चे, ताकि स्व सहायता समूह को एक प्रोत्साहन मिल सके। स्व सहायता समूह में जितने सदस्य हैं वो जुड़ते क्यों हैं? वो जुड़ते इसीलिए हैं ताकि उनकी स्थिति थोड़ी सी सुधर सके। क्योंकि स्व सहायता समूह में वही लोग जुड़ते हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है। कहीं ना कहीं वो एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो स्व सहायता समूह से आकर के जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इनके पास पैसे की तो वैसे भी मंदी चल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे जो अनुदान की राशि मिलती है ना, उनसे थोड़ा सा उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि ताकि उनके माइंड से ये चीज निकल जाए कि हमको समूह को छोड़ देना चाहिए। क्लियर है? अब मैं डिटेल में समझाने वालों को सामुदायिक निधि, तो बहुत आराम से पेशेंस के साथ आपको बने रहना। और दूसरी बात यह कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोग के लिए एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं, तो जरूर से लास्ट तक आप बने रहे ताकि आप एमसीक्यू टिक कर सकें। ठीक है, क्योंकि 2 महीना से 3 महीना तक ही आपके एग्जाम के लिए समय बचा हुआ है, चाहे फिर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिलहाल मैं एडीओ की तैयारी करवा रही हूं, तो एडीओ की ही बात करूंगी। तो हम ये मान करके चलेंगे कि 2 महीने का समय ज्यादा से ज्यादा हमारे पास है। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो फिर ऐसे ही करो, है ना, कोई इशू ही नहीं है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली बात सामुदायिक निवेश निधि की मैं बात करती हूं। तो ये जो सामुदायिक निवेश निधि एक्चुअली में ये है क्या चीज, तो समझना। सरकार क्या करता है ना, अनुदान के रूप में संकुल स्तरीय संगठन को 1 से 2 करोड़ की राशि प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात कहां से शुरू हो रही है, हमारी सरकार से हो रही है, क्योंकि पैसा कौन देगा, सरकार ही ना देगा। सरकार पैसा देगा तभी तो कोई भी समूह वर्क कर पाएगा। तो सरकार क्या करता है, 1 से 2 करोड़ की जो राशि है वो संकुल स्तरीय संगठन को देती है। संकुल स्तरीय संगठन क्या है, तो ये सबसे ऊंचा वाला संगठन है, हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, इसलिए मैंने बोला वो वाली वीडियो आप जाकर के देखें। सरकार संकुल स्तरीय संगठन को पहले 1 से 2 करोड़ की राशि जो है अनुदान के रूप में देती है। अब यहां पर एक शब्द मैंने यूज किया, अनुदान। अनुदान का मतलब आप क्या समझते हो? अनुदान का मतलब होता है बच्चे ये कि सरकार ने क्या किया ना, 1 से 2 करोड़ की जो राशि है वो संकुल स्तरीय संगठन को दान कर दिया। अब दान करते हैं उसको तो हम वापस करते नहीं है ना, तुम मांगोगे तब भी नहीं देंगे। ठीक है, तो दान वाली जो राशि उसको वापस नहीं की जाती है। तो सरकार ने संकुल स्तरीय संगठन को 1 से 2 करोड़ की राशि दी, अब हमको उसको सरकार को वापस नहीं करना। ठीक, इसलिए हमने कहा ये अनुदान के रूप में है। संकुल स्तरीय संगठन क्या करेगा उस पैसे को, तो जो संकुल स्तरीय संगठन है वो उस पैसे को ग्राम संगठन को देगा। ग्राम संगठन इसके नीचे वाला स्तर होता है। तो ग्राम संगठन को जब संकुल स्तरीय संगठन इस पैसे को देता है, तो अब वह दान नहीं कर रहा है ना, अब वो ऋण के रूप में उसको दे रहा है। मतलब संकुल स्तरीय संगठन जब ग्राम संगठन को इस अनुदान की राशि को देगा तो वो ऋण के रूप में देता है, और एक फिक्स ब्याज भी होता है कि आपको इतने समय पर ये पैसे वापस करने हैं और इतने ब्याज के साथ में आपको वापस करने हैं। अब ग्राम संगठन क्या करेगा उस पैसे को, ग्राम संगठन अपने अंदर में जितने भी स्व सहायता समूह आते हैं उन सभी स्व सहायता समूह को इस पैसे को बांटेगा। और ये भी फ्री में नहीं होगा भाई, ये भी ऋण के रूप में होगा, और बोलेगा कि इतने महीने में इतने ब्याज के साथ तुमको देना पड़ेगा। और स्व सहायता समूह फिर सदस्यों को उस पैसे को बांटता है ऋण के रूप में। तो इस प्रकार से जो चक्र है ना वो चलते जाता है।
चीजें क्या हमारी समझ में आ गई। सरकार अनुदान के रूप में देती है संकुल स्तरीय को, लेकिन संकुल स्तरीय फिर ऋण के रूप में देना चालू करता है और ऋण वाला जो प्रोसेस है वो चलते रहता है। जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऋण के रूप में आप नहीं देंगे तो ब्याज कहां से मिलेगा, और अगर ब्याज नहीं मिलेगा तो बचत राशि बढ़ेगी कैसे, बचत राशि नहीं बढ़ेगी तो आपका स्व सहायता समूह ग्रोथ कैसे करेगा, और स्व सहायता समूह ग्रोथ नहीं करेगा तो फिर ये योजना लाने का ही क्या मतलब हुआ। आया क्या अपने को बात समझ में? और डिटेल में समझेंगे बहुत आराम से। देखिए सबसे पहली बात, मैंने सरकार संकुल स्तरीय, जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा कुछ यहीं पर लिखा हुआ है, तो मैं जो बोली वो समझ आ गया, तो इसको फिर मैं करूंगी स्किप। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो सामुदायिक निवेश कोष के उद्देश्य क्या है, ये अच्छा पॉइंट है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आखिर जो सरकार आपको निवेश देती है, जो पैसा देती है, आखिर क्यों देती है? इसका कुछ इंटेंशन होगा ना कुछ तो उद्देश्य होगा, तभी ये पैसे आपको प्रोवाइड कर रही है। कौन कौन सा इंटेंशन होता है? तो देखो, समूह के सदस्यों की आजीविका और घरेलू जरूरत को पूरा करने में उत्प्रेरक कोष की तरह कार्य करता है। देखो मेन इंटेंशन हमेशा से यही रहा है कि जितने भी लोग स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं उनकी दैनिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार किया जा सके, क्योंकि अपन जानते हैं कि जितने लोग स्व सहायता समूह से जुड़े हैं उनकी दैनिक स्थिति खराब है, वो अपनी दैनिक स्थिति सुधारने के लिए तो जुड़े हुए हैं, तो उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए ये सरकार जो है समय समय पर राशि प्रोवाइड करती है। ठीक, और इसके पीछे एक इंटेंशन ये भी है कि जब गांव विकास करेगा तभी एक शहर विकास करेगा, और शहर विकास करेगा तभी हमारा देश भी विकास करेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो सही है ना, तो इस वजह से भी क्या किया जाता है, समय समय पर इनको अनुदान की राशि अपने तरीके से प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है क्या चीजें? चले अब देखते हैं समूह के सदस्यों के ऋण साख और निवेश संबंधी साख को प्रदर्शित करना। साख मतलब क्या होता है? साख मतलब बोल सकते हो आप कर्जा की बात हो रही है। तो समूह क्या करता है, समूह के जो सदस्य हैं वो अपने समूह से समय समय पर ऋण लेने का काम करते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि जब आपको ऋण कहां से मिलेगा, आपके समूह से ऋण आपको मिलेगा कहां? तो समूह में होता है एक बचत खाता, उस बचत खाता में जितने भी पैसे होते हैं ना, वही पैसे आपको ऋण के रूप में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब सरकार ने क्या किया, दान के रूप में बहुत बड़ी राशि आपको दे दी है। अब आपके खाते में बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया है, तो जब आपके खाते में बहुत ज्यादा जमा पैसा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है आप ऋण भी वहां से ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना ही तो आपको ऋण दिया जाएगा ना, ज्यादा पैसा तो आपको ज्यादा ऋण भी मिल जाएगा। तो यह भी यहाँ पर इसका एक इंटेंशन होता है। यहां तक क्या चीजें हमारी समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अब देखिए, समूह के संघों का क्षमता वर्धन तथा उन्हें प्रारंभिक सहायता देना। जब भी कोई चीज शुरुआत होता है, जैसे मान लो कोई स्व सहायता समूह है, जब वो शुरू बन करके तैयार होता है तब उसको सहायता देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं समूह को छोड़ दूं, कोई भी काम की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। होता है ऐसा कि क्या जो मैं करना चाह रही हूँ या जो मैं करने जा रही हूँ ये सही में सक्सेसफुल होगा, कहीं मैं अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में रेगुलरली आते रहते हैं। तो यह वह समय होता है जब हमको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जब हमको किसी की सहानुभूति की आवश्यकता होती है, जब हमको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो जब स्व सहायता समूह भी शुरू में बनकर के तैयार होता है ना, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, ये अनुदान की राशि के माध्यम से सरकार इनको एक मोटिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक सहायता इनको लिए जरूरी हो जाता है। आगे बात करेंगे, ग्रामीण गरीबों के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पाद विकसित करता है। वही है, पैसा प्रोवाइड करेगा तभी गरीबी दूर होगी। नेक्स्ट है वित्तीय सेवाओं की श्रेणियों का विस्तृत और गहरा बनाना। वित्तीय सेवाओं की श्रेणी मतलब ग्रेडिंग की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जो स्व सहायता समूह अच्छा काम करेगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, जो उससे कम करेगा उसको बी, फिर सी, फिर डी। इस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए ही आपको ग्रेडिंग दिया जाता है। तो पैसा रहेगा तो ज्यादा ऋण लोगे, ज्यादा ऋण लोगे तो समय पर उसको वापस भी करोगे। तो इससे क्या होता है, एक माहौल बन जाता है कि भाई यह समूह बहुत सही से काम कर रहा है, सही समय पर ऋण देता है और सही समय पर ऋण वापस भी ले लेता है। ठीक, नेक्स्ट है सरकार 1 से 2 करोड़ की राशि संकुल स्तरीय संगठन को देती है। अब ये वाले पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझना, यहां पर जो बताया जा रहा है ये एग्जाम में आपका आ सकता है, स्टाम्प मार्क के साथ आपको पेन डाउन करना है। समझो, सरकार क्या करती है, 1 से 2 करोड़ की राशि संकुल स्तरीय संगठन को देती है। मैंने आपको बताया संकुल स्तरीय संगठन उस पैसे को सरकार को वापस नहीं करने वाली है। अब संकुल स्तरीय संगठन क्या करेगा, संकुल स्तरीय संगठन उसी पैसे को ग्राम संगठन को क्या करता है, ऋण के रूप में दे रहा है। अब ऋण के रूप में दे रहा है मतलब कर्जे के रूप में दे रहा है। कर्जे के रूप में जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हमको वापस भी तो चाहिए ना। तो जब संकुल स्तरीय संगठन ग्राम संगठन को ऋण के रूप में राशि प्रोवाइड करती है तो ग्राम संगठन क्या करता है, ग्राम संगठन उस पैसे को उसको वापस भी करता है। लेकिन वो कब वापस करेगा, तो ये सारी चीजें ना बिल्कुल फिक्स होती है कि आपको किस टाइम पर पैसे को वापस करना है और कितने % ब्याज पर वापस करना है, और यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। तो समझो, संकुल स्तरीय संगठन जब ग्राम संगठन को ऋण के रूप में पैसा देती है, अर्थात ग्राम संगठन क्या करेगा, अब उस ऋण को संकुल स्तरीय संगठन को वापस करेगा। देखो ये चीज तुम समझ रहे हो ना, सबसे ऊपर में संकुल स्तरीय संगठन होता है, उसके नीचे में ग्राम संगठन होता है, उसके नीचे में आपका
स्व सहायता समूह होता है, ठीक है, और उसके नीचे में फिर सदस्य होता है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ। और ये ऊपर में आपका सरकार है, ठीक है। अब सरकार इसको पैसा देगा जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है, इसको कोई वापस नहीं करना है। अब ये जब इसको देगा तो ब्याज के रूप में देगा। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि जब संकुल स्तरीय संगठन ग्राम संगठन को पैसा देता है तो अब इस ग्राम संगठन को इसको पैसा वापस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ग्राम संगठन जब संकुल स्तरीय संगठन को पैसा वापस करता है तो उसके दिन और ब्याज फिक्स रहते हैं। कितने रहते हैं? तो ग्राम संगठन को 80 महीने में 6% ब्याज दर पर उसको वापस करना है। मतलब जितना भी पैसा संकुल स्तरीय संगठन ने ग्राम संगठन को दिया है, ठीक है, इस पैसे को ग्राम संगठन को एनी हाउ 80 महीने में वापस करना है। कितने महीने में वापस करना है? 80 महीने में वापस करना है। और ब्याज कितना लगेगा 80 महीने का? तो 6% ब्याज के रूप में वापस करना है। चीजें क्या हमारी समझ आ गई? तो संकुल स्तरीय संगठन को ग्राम संगठन 80 महीने में उस पैसे को वापस करेगा और 6% ब्याज के साथ उसको वापस करना रहेगा। बार बार बोल रही हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या होगा? ग्राम संगठन उस पैसे को स्व सहायता समूह को दे रहा है ऋण के रूप में, तो यह भी तो कुछ फिक्स समय बताया होगा ना कि इतने दिन में तुम मुझे वापस कर देना और इतने % ब्याज पर। अब ग्राम संगठन स्व सहायता समूह को जब पैसा देता है तो स्व सहायता समूह भी ग्राम संगठन को उस पैसे को वापस करेगा। तो स्व सहायता समूह ग्राम संगठन को उस पैसे को कितने दिन में वापस करता है? तो ये जो स्व सहायता समूह है ये ग्राम संगठन को उस पैसे को 40 महीने में वापस करता है और 9% ब्याज पर करता है। आया क्या समझ में अपने को? ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संगठन को 80 महीने में वापस करेगा और 6% ब्याज पर वापस करेगा। वहीं जो स्व सहायता समूह है वो ग्राम संगठन को 40 महीने में वापस कर देगा और 9% ब्याज पर वापस करेगा। चीजें हमारी समझ में आ गई? अब आगे देखो। फिर स्व सहायता समूह इस पैसे को अपने समूह के सदस्यों को देता है। वहां पर भी फिर सेम क्राइटेरिया है कि जो सदस्य हैं उस पैसे को 24 महीने में वापस करेंगे। कितने महीने में वापस करेंगे? 24 महीने में वापस करेंगे। और इनको ब्याज कितना पड़ता है? तो इनको जो ब्याज है वो 12 से 18% तक पड़ता है। चीजें समझ में आ गया क्या? तो यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं नीचे से आपको बताती हूँ। सदस्य जो रहते हैं स्व सहायता समूह के, जब वो समूह से पैसा लेते हैं ऋण के रूप में तो उनको कितने % ब्याज पर? तो 12 से 18% ब्याज पर उनको समूह को पैसा को वापस करना पड़ता है। कितने दिन के अंदर में? तो 24 महीने के अंदर में वापस करना पड़ता है। अब जो समूह है उसने भी तो ग्राम संगठन से पैसा लिया है। अब वो समूह क्या करेगा? ग्राम संगठन को पैसा देगा। तो कितने दिन में पैसा देगा? तो 40 महीने में वापस करेगा। और कितने % ब्याज पर? 9% ब्याज पर वापस करेगा। ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संगठन से पैसा लिया है तो संकुल स्तरीय संगठन को वापस करेगा। तो कितने महीने में वापस करेगा? 80 महीने में वापस करेगा। और कितने % ब्याज पर वापस कर रहा है? 6% ब्याज पर वापस कर रहा है। चीजें हमारे यहां तक क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम आगे। देखो, सामूहिक निवेश को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको सामूहिक निवेश निधि चाहिए तो निधि आपको मिलेगी कैसे? कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना। तो यही यहां पर बताया गया है कि सामूहिक निवेश को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो समझो, समूह का सदस्य सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अगर आप सामूहिक निवेश प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो समझो, सबसे पहले समूह के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, समूह के जितने भी सदस्य हैं जिनको पैसा चाहिए वो क्या करेंगे? पहले तो अपना एक पारिवारिक निवेश तैयार करेगा। पारिवारिक निवेश तैयार करेगा मतलब कि मुझे आखिर ये ऋण क्यों चाहिए? ठीक है, मुझे ऋण इसलिए चाहिए क्योंकि तबीयत खराब है, बेटी का शादी करना है, घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, कार खरीदना है, जो भी खरीदना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने एक पारिवारिक निवेश तैयार करेगा, वो योजना तैयार करेगा। सभी सदस्य ना जिनको चाहिए वो अपना एक पारिवारिक योजना तैयार करेंगे। उस योजना को ले जा करके वो स्व सहायता समूह को दे देते हैं। ठीक, अब स्व सहायता समूह अपने सभी सदस्यों का जो प्लानिंग है उसको देखेगा। उसको देखने के बाद उसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस क्या करेगा कि एक्चुअली में किसको सच में पैसे की जरूरत है और कौन सिर्फ टाइम पास के लिए मांग रहा है। तो जिसको सच में पैसे की जरूरत है फिर उसका एक योजना, सूक्ष्म योजना, ब्यौरा वो तैयार करेगा कि एक्चुअली में कितना पैसा मेरे को चाहिए जो कि मैं अपने सदस्यों को दे सकूं। ठीक, अब उसने क्या किया? एक ब्यौरा तैयार कर लिया। किसने? स्व सहायता समूह ने एक ब्यौरा तैयार कर लिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए क्योंकि इतने पैसे की जरूरत है मेरे सदस्यों को, उनको देना है। अब उस ब्यौरा को ले जाकर के ग्राम संगठन के पास दे देगा। ग्राम संगठन क्या करेगा? देखो, इस योजना को स्व सहायता समूह जाकर के ग्राम संगठन के पास दे देगा। ग्राम संगठन के पास कम से कम 5 और अधिक से अधिक 25 स्व सहायता समूह होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूं। ग्राम संगठन के अंदर में कम से कम
5 स्व सहायता समूह और अधिक से अधिक 25 स्व सहायता समूह काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो समूह है ना, ये सब अपने सदस्यों का जो ब्यौरा बनाए हैं, ठीक है, कितना पैसा उन समूह को चाहिए, वो उसको ले जाकर के ग्राम संगठन के पास दे देते हैं। अब ग्राम संगठन अपने पूरे 25 समूह का जो ब्यौरा है उसको देखेगा, अब उसको एनालिसिस करेगा कि कौन से वाले समूह को सच में पैसे की जरूरत है और कौन सा समूह जो है टाइम पास के लिए मांग रहा है। अब उन सबको देखने के बाद अब वो अपना एक सूक्ष्म योजना तैयार करेगा कि मुझे मेरे इन समूहों को क्या करना है, पैसा देना है, तो कितना पैसे की जरूरत है मुझे इनको देने के लिए। अब उसने भी अपना एक योजना तैयार कर लिया कि मुझे भाई इतना पैसा चाहिए क्योंकि मेरे अंदर में 25 समूह काम करते हैं, उन 25 समूह को मेरे को इतना पैसा दे रहे हैं। ग्राम संगठन क्या करेगा, उस पैसे को ले जाकर के शंकुल स्तरीय संगठन के पास दे देगा। शंकुल स्तरीय संगठन के पास जब ये ले जाता है तो संकुल स्तरीय संगठन के अंदर में 10 ग्राम संगठन होते हैं। एक संकुल स्तरीय संगठन है जिसके अंदर में टोटल 10 ग्राम संगठन काम करते हैं। अब ये 10 के 10 ग्राम संगठन अपने जो 25-25 समूह का ब्यौरा लेकर के आए हैं उनको ले जाकर के संकुल स्तरीय संगठन को देते हैं कि मेरे वाले समूह को इतने पैसे की जरूरत है, मेरे वाले समूह को इतने पैसे की जरूरत है। अब सबका डिमांड देखता है कौन, संकुल स्तरीय संगठन सबको देखेगा अच्छे से कि सच में किसको कितना पैसे की जरूरत है, सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। उन सबको देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि सच में ग्राम संगठन को इतने पैसे की जरूरत है तो फाइनली वो क्या करेगा, इनकी योजना को स्वीकृति प्रदान कर देगा, ठीक है। और स्वीकृति प्रदान करने के बाद फिर उस ग्राम संगठन को वो उतना पैसा देने का काम करता है। अब स्वीकृति तो प्रदान हो गई, अब क्या करेगा, अब संकुल स्तरीय संगठन जितना पैसा ग्राम संगठन को चाहिए उतना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ग्राम संगठन क्या करेगा, जितने जितने स्व सहायता समूह को चाहिए थे उनके अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर कर देगा और स्व सहायता समूह अपने सदस्यों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर ये लोग ऋण के रूप में पैसे को वापस करते जाते हैं, ठीक है। ऋण के रूप में पैसा वापस हो रहा है, इधर से ये बांटने का काम कर रहे हैं। फिर जैसे पैसा मिलता जाएगा फिर दूसरे समूह को पैसा देंगे, फिर वो ब्याज देगा, फिर दूसरे समूह को पैसा देंगे। मतलब समझ रहे हो, ये जो क्रिया है ना, चक्रीय क्रिया आप बोल सकते हैं, ये लगातार चलते जाती है। कैसे पैसा आप तक पहुंचता है ये अपने को समझ आ गया क्या। शंकुल स्तरीय संगठन ही है जो फाइनली इस चीज की स्वीकृति करता है कि एक्चुअली में इतना पैसा चाहिए, वो ग्राम संगठन को भेज देगा, ग्राम संगठन स्व सहायता समूह को भेज देगा और समूह जो है अपने सदस्यों को ट्रांसफर कर देता है पैसा। तो इस प्रकार से यह जो निधि है वो आपके पास पहुंचती है। हम यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए कि जहां पर संकुल स्तरीय संगठन है ही नहीं वहां पर सरकार पैसा कहां देगी, क्योंकि मेन काम तो यहीं से हो रहा है ना। सरकार किसको पैसा भेजती है, तो जो सरकार है वो शंकुल स्तरीय संगठन को पैसा भेजती है, यही तो हमने देखा। लेकिन मान लो शंकुल स्तरीय संगठन ही नहीं है तो उस केस में फिर सरकार पैसा कहां देगी। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आ सकता है ना, तो आप ध्यान रखेंगे तो समझना। मान लो कहीं पर शंकुल स्तरीय संगठन है ही नहीं तो वहां पर क्या होता है ना बच्चे, वहां पर एक BMMU होता है। क्या होता है, सबसे पहले BMMU होता है। अब ये BMMU क्या है, तो ये होता है ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट। ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट मतलब ब्लॉक लेवल पर एक यूनिट स्थापित करते हैं ये लोग मैनेजमेंट करने के लिए। मतलब सरकार जो संकुल स्तरीय संगठन को पैसा भेजती थी ना, वो अब इस ब्लॉक लेवल पर व्यवस्थित जो यूनिट है BMMU के नाम से हम जिसको जानते हैं उसको पैसा भेजेगी। अब BMMU क्या करेगा, वो ग्राम संगठन को पैसा भेजेगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर संकुल स्तरीय संगठन नहीं है तो उसके जगह पर BMMU होगा ही होगा जहां पर सरकार पैसा भेजती है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर BMMU भी नहीं है सॉरी अगर BMMU भी नहीं है तब क्या होगा, तो अगर BMMU भी नहीं है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसकी जगह पर DMMU होता है। क्या होता है, DMMU होता है। अब ये DMMU का क्या मतलब है, DMMU का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजमेंट यूनिट। मतलब जिला स्तर पर क्या होगा, एक यूनिट स्थापित करेंगे ये लोग। अब वो सेम प्रोसेस होगा, सरकार DMMU के पास पैसा भेजेगी, वो ग्राम संगठन के पास, फिर स्व सहायता, फिर सदस्यों के पास। तो चीजें क्या हमारी क्लियर। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि अगर संकुल स्तरीय संगठन नहीं है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, तो सबसे पहले BMMU के पास जाएगा। अगर BMMU नहीं है तो DMMU के पास जाएगा। बस ये 2 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो बिल्कुल आपको एग्जाम में फंसा सकता है। ठीक, अब ये कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है, कि पहले B आएगा कि D आएगा। पहले B आता है अल्फाबेट में कि D आता है, B आता है ना, तो पहले B वाला ही याद रखना। BMMU पहले आता है, मतलब ये पहले रहेगा, उसके बाद DMMU रहेगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं, सामुदायिक निधि की विशेषता क्या है। अब यहाँ पर थोड़ी सी विशेषता पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये जो निधि है ना, इसकी विशेषता है क्या चीज। तो समझना, सामुदायिक निधि की बहुत सारी विशेषता होती है। जैसे सबसे पहले तो सामुदायिक निवेश निधि संकुल संगठन के लिए अनुदान, परंतु ग्राम संगठन और स्व सहायता समूह के लिए ऋण के रूप में। विशेषता मतलब इसके काम ही
आप ऑलमोस्ट ले सकते हैं कि इस प्रकार से काम करता है। तो वही है कि अनुदान के रूप में पहले देगा संकुल स्तरी को, फिर उधर वो ऋण के रूप में प्रोवाइड करता है। दूसरा देखो, समूह द्वारा सदस्यों को दिया जाने वाला ऋण योजना में प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि स्व सहायता समूह क्या करता है, अपने समूह के सदस्यों को ऋण प्रोवाइड करेगा। तो ये ऋण किस रूप में देता है, जैसे मान लो इसके पास सिर्फ 2000 रुपए की राशि है, उस 2000 रुपए की राशि को वो अपने समूह के किसी एक सदस्य को दे सकता है, लेकिन उस ऋण को लेने वाले 3 लोग हैं। अब समूह कैसे डिसाइड करेगा कि 3 में से किसको वो पैसा को दे, तो वहां पर प्राथमिकता देखी जाती है। प्राथमिकता मतलब ये लोग बताएंगे कि किसका किसका कितना कितना काम है। जैसे कि 3 लोग हैं, एक ने कहा कि मुझे कैंसर के लिए कैंसर का ऑपरेशन करवाना है, इसलिए पैसा चाहिए। दूसरे ने कहा मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है, इसलिए पैसा चाहिए। तीसरे ने कहा कि मुझे पनीर की सब्जी लाना है और वो खाना है, इसलिए पैसा चाहिए। अब यहाँ पर जो समूह वाला है वो देखेगा कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा नीड किसको है, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसर वाले को है, तो वो क्या करेगा, वो पैसा को पहले कैंसर वाले को देगा। अब वो कैंसर वाला पैसा को वापस करेगा जब उसको, फिर वो दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा। आया क्या समझ में? तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि समूह के द्वारा जो सदस्यों को पैसा दिया जाता है ना, वो प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। प्राथमिकता मतलब वही है कि जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत है उसको हम पहले पैसा देंगे। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, समूह द्वारा इस राशि का पुनर्भुगतान अपने ग्राम संगठन को किया जाता है। समूह द्वारा इस राशि का पुनर्भुगतान मतलब वही है, ग्राम संगठन ने समूह को पैसा दिया, अब समूह उसको रिटर्न करेगा ना, तो जो रिटर्न करने का बात है ना, उसे पुनर्भुगतान कहा जाता है। तो पुनर्भुगतान किया जाता है जिससे ग्राम संगठन पुनः अन्य समूह को उसकी मांग के आधार पर ऋण दे। अब एक समूह ग्राम संगठन को पैसा वापस करेगा, तभी तो ग्राम संगठन दूसरे समूह को पैसा देगा, फिर दूसरा समूह उस ऋण को वापस करेगा, तब वो तीसरे समूह को देगा, क्योंकि ग्राम संगठन के अंदर तो 25 समूह होते हैं ना, ऐसे उन सबको उसको मैनेज करना रहता है। तो एक जाने पैसा वापस करेगा, दूसरों को देगा, दूसरा वापस करेगा, तीसरे को देगा। आया क्या समझ में अपने को? तो इस प्रकार से यह जो है काम करता है। अब आगे देखो, सामुदायिक निधि को प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या होती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आपको सामुदायिक निधि चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस निधि के लिए आप पात्र हैं क्या, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप इसके पात्र हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले समूह, ऐसे समूह जिन्होंने 6 माह पूर्ण किया हो एवं कम से कम 24 या उससे अधिक बैठकों में पंचसूत्र का पालन किया हो। पहला नियम यह कहता है कि यह जो सामुदायिक निधि मिल रही है ना, उसके लिए आप तभी पात्र होंगे जब आपके समूह को बना हुआ 6 महीना हो गया है। पहली बात तो ये आप याद रख लो, अगर आपके समूह को 6 महीना हो गया है बने हुए, तभी आपको यह पैसा मिलेगा। दूसरा बात ये कह रहा है कि आपके समूह को बना हुआ अगर 6 महीना हो गया है, तो कम से कम जो 24 बैठकें हुई थी, उस 24 बैठक में प्रॉपर आप लोगों ने भाग लिया है और पंचसूत्र का पालन किया है। पंचसूत्र क्या क्या होता है मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूं अपने पहले वाले वीडियो में, तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक, तो 2 नियम पता चल गए अपने को, एक तो बना हुआ 6 महीना हो जाना चाहिए और कम से कम 24 बैठकों में प्रॉपर आपने पंचसूत्र का पालन किया हो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, देखो, ऐसे समूह जिनके सूक्ष्म योजना तैयार की गई हो। सूक्ष्म योजना मतलब समझ गए ना, यही जो प्लानिंग है, इन्होंने पहले से प्लानिंग रेडी करके रखा हुआ है कि हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा मिलेगा तो उससे हम क्या करेंगे, अपने समूह के लिए ये बनाएंगे, जैसे कि दोना पत्ती वाला फैक्ट्री बनाएंगे ताकि उसमें से हम दोना पत्तल बना सके, कुछ भी हो सकता है। आपने पहले से योजना तैयार करके रखा हुआ है, उसको आप उसको दिखाएंगे। ठीक है, सामूहिक निधि जो आपको दे रहा है, तब तो वो आपका प्लान देखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा ना, उसमें हेल्प करेगा, आपको पैसा देगा। तो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट देखो कि आखिर ये जो राशि दी जाती है ना, ये राशि कितनी दी जाती है? तो ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम ये जो राशि है वो 60,000 से 75,000 तक की होती है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सामूहिक निधि दी जाती है, जो सामुदायिक निवेश निधि दिया जाता है, ये कितना होता है? तो ये 60,000 से 75,000 तक होता है। चक्रीय निधि कितना दिया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूं कि चक्रीय निधि की जो राशि रहती है वो कितनी होती है। सामुदायिक तो मैं बता दिया आपको, 60 से 75,000 तक की राशि इनको दिया जाता है। चक्रीय निधि क्या है कमेंट करके जल्दी से आपको बताना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है हमारा VRF। VRF है क्या चीज? तो समझो, VRF का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी रिड्यूशन फंड। इसी को आप हिंदी में बोलते हैं आपदा कोष। क्या कहा जाता है इसको? आपदा कोष। अब इसके बारे में समझो, ये आपदा कोष, कोष का मतलब समझ गया ना, ये भी पैसा की बात है। जैसे चक्रीय निधि भी पैसा का बात था, सामुदायिक निधि भी पैसा का बात था, वैसे आपदा कोष में भी पैसा का ही हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसके लिए भी कुछ प्रावधान होंगे, इसके लिए भी कुछ पात्रता चाहिए होगी, तभी आपको आपदा कोष मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे कि आखिर जो आपदा कोष है वो दिया क्यों जाता है। तो समझना, ग्राम संगठन को दिए जाने वाले एक ऐसे विशेष कोष जो कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप वल्नरेबिलिटी जैसे खाद्य, कुपोषण, स्वास्थ्य, एक सेकंड ना,
ये देखिए, हम बात कर रहे हैं आपदा कोष के बारे में। आपदा कोष को और क्या कहा जाता है? तो आपदा कोष को आपका कहा जाता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में आप आपदा कोष कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि ग्राम संगठन को दिया जाने वाला जो ये आपदा कोष का राशि है, ये दिया क्यों जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि आपका खाद्य हो गया, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित विपदाओं को कम करने के लिए उपयोग किया जा सके। मतलब इमरजेंसी टाइम पर जो पैसे की जरूरत होती है ना, जैसे कि खाद्य, मान लो किसी जगह पर आप धान वान उपज किए हो, ठीक है, धान वान का फसल लगाए हो, लेकिन अचानक वहां पर अकाल की स्थिति आ गई, बारिश ही नहीं हुआ, आपका फसल ही नहीं हुआ, भीषण अकाल पड़ गया, खाने पीने के लाले पड़े हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है? इस आपदा कोष से निकाल करके आपको पैसा प्रोवाइड किया जाता है। कुपोषण की स्थिति बन गई है, पूरी तरीके से कुपोषण फैल रखा है, तब वहां पर आप क्या करेंगे? पैसे की जरूरत है, हॉस्पिटल ले जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तब वहां पर इमरजेंसी फंड से आपको पैसा निकाल करके दिया जाएगा, आपदा कोष से पैसा निकाल करके दिया जाएगा। मतलब समझ आया क्या? ग्राम संगठन के अंतर्गत ग्राम संगठन जो आपको पैसा देती है स्व सहायता समूह को, आपदा कोष के लिए क्यों देगा? इमरजेंसी टाइम पर, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक, अब देखो, इसका उपयोग अति आवश्यकता वाले समूह या उसके सदस्यों की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। अब यह जो कोष दिया जाता है नहीं, हर किसी को नहीं दिया जाता है। यह जो कोष से पैसा दिया जाएगा वो उसी समूह को दिया जाएगा जिसको एक्चुअली में इसकी नीड्स है, जो सच में इसको चाहता है। अब हर समूह के पास तो इतनी जो प्रॉब्लम्स है वो एक साथ तो होंगी नहीं, अलग अलग समूह को अलग अलग प्रॉब्लम होगा। इमरजेंसी प्रॉब्लम एक साथ तो सबको आती नहीं है, कभी कभी ही आती, किसी किसी को ही आती है। तो जिसको इमरजेंसी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाएगा आपदा कोष से पैसा निकाल कर। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसकी विशेषता। आखिर आपदा कोष की विशेषता क्या है? तो समझो, समूह को कम ब्याज दर पर ग्राम संगठन से राशि प्राप्त होती है जो केवल सदस्यों के आपदा काल के परेशानी की पूर्ति हेतु दिया जाता है। विशेषता सबसे बड़ी बात यही है कि समूह को, सदस्यों को ये जो आपदा कोष से पैसा मिलता है ना, ये कम ब्याज पर मिलेगा। कम ब्याज पर मिलेगा मतलब इमरजेंसी टाइम पर जब आप शाहूकार के पास पैसा लेने के लिए जाएंगे वो आपको ज्यादा ब्याज पर पैसा देगा, लेकिन आप समूह के आपदा कोष से अगर पैसा ले रहे हैं तो ऋण तो ये भी लेगा, ब्याज ये भी लेगा, लेकिन बाहरी लोगों से कम % पर ब्याज लेता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखो, पात्रता की अगर हम बात कर लें, पात्रता मतलब आखिर ये जो आपदा कोष है वो आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप कैसे पात्र हैं कि नहीं है। तो समझना, ग्राम संगठन द्वारा वल्नरेबिलिटी या फिर आपदाकालीन कोष आप बोल सकते हैं कि कार्य योजना बनाई गई जिसमें पिछड़ा वर्ग परिवार की आवश्यकता को चिन्हित कर शामिल किया गया हो एवं ग्राम में विशेष रूप से पिछड़ी जातियां निवास करती हो। कहने का मतलब ये जो आपदा कोष वाला पैसा मिलता है ना, इसके लिए जरूरी ये है कि ऐसे गांव के स्व सहायता समूह हो जो ऑलरेडी पिछड़ा हो। ऐसा कुछ बहुत सारे गांव है ना, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे जगह में काम करने वाले स्व सहायता समूह होने चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि ऐसे जगह पर हमेशा इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक, अनुसूचित जाति जनजाति जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं ऐसा माना जाता है, हालांकि अब तो वो भी हमारे लेवल में ही आ गए हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को इमरजेंसी फंड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट देखो, राशि कितनी मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। आपदा कोष के थ्रू जो राशि प्रोवाइड की जाती है, ये प्रत्येक ग्राम संगठन को 1 से 1.5 लाख रुपए तक का राशि दिया जाता है। आया क्या समझ में? इमरजेंसी फंड कितना मिलता है? तो जो इमरजेंसी फंड है वो 1 से 1.5 लाख तक की राशि मिलती है। कितनी मिलती है इमरजेंसी फंड? 1 से 1.5 लाख तक का मिलता है। वही सामुदायिक निधि कितना था? 60 से 75 हजार। चक्रीय निधि कितना था? नहीं बताऊंगी, कमेंट करके आप बताएंगे उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ब्याज अनुदान क्या होता है? ब्याज अनुदान किसे कहा जाता है? तो समझना, इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, इंग्लिश छोड़ दो ना, हिंदी में समझ गए ना, या इंग्लिश में बोलूंगी तभी समझ आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज अनुदान का मतलब होता है इंटरेस्ट सबवेंशन, हम इसको कहते हैं। ठीक है, अभी कमेंट छोड़ देंगे, लास्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगी। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर समझ नहीं है ये आप लोग बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक फ्लो गड़बड़ हो जाता है अगर मैं आप लोग की चैटिंग पर ध्यान देती हूँ तो। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा समझ लो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बाद में आप लोग को समय दूंगी, तब आप लोग को क्वेश्चन को बताना है कि क्या क्या बातें हो रही है हमारी। देखिए, ब्याज अनुदान की हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे। ब्याज अनुदान बोल रहे हैं मतलब फिर भी ये पैसा का बात हो गया। आपदा कालीन जो कोष था वो भी पैसा का बात था, ब्याज अनुदान भी यहाँ पर पैसा का बात कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, तो समूह को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, समूह को कम ब्याज दर पर ये सभी करते हैं। दूसरा, बैंक ऋण के प्रति जिम्मेदार बनाना व उनकी साख और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर देखो, ब्याज अनुदान की बात हो रही है, यहाँ पर ब्याज देने का काम आपका बैंक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इसका उद्देश्य ये है कि जो समूह है उसको कम ब्याज पर पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखो, आपने क्या किया, बैंक से पैसा लिया। ठीक है, कितना भी राशि आपने लिया, जितना भी लिया आपने बैंक से पैसा लिया। अब उस पैसे के लिए जितना ब्याज चाहिए उसको आपने बिल्कुल टाइम पर
वापस किया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने पैसा ले लिया, उसको भी आप ले जाकर के टाइम पर वापस करते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आप एकदम फिक्स टाइम पर अपना पैसा वापस कर दे रहे हैं, तब बैंक क्या करता है, इस स्थिति में आपको विशेष छूट देता है ब्याज पर, ठीक है। अब ये विशेष छूट देने का मतलब ये होता है कि आपका एक तो लालच बढ़ जाए, आप बार बार वहां से जा जाकर पैसा लो, एक रीजन तो ये भी है भाई, है ना, वास्तविकता है। दूसरा रीजन ये होता है कि बैंक के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाए कि अगर हम सही समय पर अपना पैसा वापस करते हैं तो हम फिर से पैसा ले सकते हैं। तो ये रीजन होता है ब्याज अनुदान का, ठीक। ये देता क्यों है, कम ब्याज पर आपको पैसा प्रोवाइड करेगा स्व सहायता समूह को, लेकिन अगर आप सही समय पर उसको वापस कर देते हैं तो उस ब्याज में कुछ % की छूट भी आपको दी जाती है, ठीक है। यहां तक चीजें। चलिए अब आगे बात करते हैं राशि। ब्याज अनुदान में कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें जो राशि है इसके अंतर्गत समूह को 3 लाख तक का ऋण मिलता है भाई। कितना मिलता है, 3 लाख तक का ऋण पर ब्याज की राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है। अगर आप 3 लाख रुपए तक का पैसा लेते हैं तो जो भी छूट का प्रोसेस वहां पर रहेगा, प्रावधान रहेगा, उस हिसाब से आपको छूट दिया जाता है। तो चीजें हमारी याद रहेंगी। अनुदान रूप में जो राशि प्रदान की जाती है आपातकालीन कोष में, ये कितना मिलता था, तो 1 से 1.5 लाख मिलता था। वहीं ब्याज के रूप में जो मिल रहा है वो कितना मिलता है, तो 3 लाख रुपए तक का मिलता है। अब देखो, स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति की शुरुआत की बात करता है। स्व सहायता समूह के लिए क्या बोला जा रहा है, डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति की शुरुआत। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। कैसे इंपॉर्टेंट है तो समझो, आखिर ये ई शक्ति है क्या, प्रश्न में सीधा पूछ लेगा कि ई शक्ति का संबंध किससे है, तब आप बताएंगे डिजिटाइजेशन से है, ठीक है। डिजिटलीकरण हम बोलते हैं ना, वैसे डिजिटाइजेशन से है ई शक्ति का संबंध। कैसे, ऐसे कैसे, तो समझना। पहले क्या होता था, पहले ये जो स्व सहायता समूह बनते थे, है ना, तो इस स्व सहायता समूह में जो भी कांड होता था वो सारा कुछ एक रजिस्टर में लिखा जाता था। कौन सा समूह आ रहा है, कौन सा समूह निकल रहा है, किसने कितना पैसा लिया, किसने कितना पैसा दिया, किससे कितना ब्याज लिया गया, कौन सही समय पर पैसा वापस किया है, कौन सही समय पर पैसा वापस नहीं किया है, बहुत सारी चीजें, कौन सी मीटिंग हुई, कौन मीटिंग में था, कौन मीटिंग में नहीं था, किसने पंचसूत्र का पालन किया, किसने पंचसूत्र का नहीं पालन किया। ये सारी बातें क्या होता था ना, एक रजिस्टर में अपन पहले लिखा करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब डिजिटाइजेशन हुआ तो उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई। कैसे आसान हो गई, डिजिटाइजेशन का मतलब होता है ये जो संपूर्ण चीजें जो हम पहले रजिस्टर में लिखा करते थे, अब ये कंप्यूटर में लिखा जाएगा। अब जब ये चीजें कंप्यूटर में लिखी जाएंगी, मतलब ये है कि रजिस्टर एक बार आपका फट सकता है, लेकिन कंप्यूटर में जो चीज आपने सेव कर दिया वो तो लाइफ टाइम के लिए है, उसको आप किसी को भी भेज सकते हो देखने के लिए, आप खुद 10 बार चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास समय होगा तब आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको छोड़ना मत कर उसको, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, स्व सहायता समूह के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को ई शक्ति नाम दिया गया। ये आपको नोट करना है कि स्व सहायता समूह के अंतर्गत जो डिजिटाइजेशन किया जाता है, तो इस डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है, ई शक्ति नाम दिया गया। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 मार्च 2015 को हुई थी। ई शक्ति की शुरुआत कब हुआ था, डिजिटाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुआ था 2015 में। 2015 का 15 मार्च 2015 को हुआ था। कब हुआ था इसका शुरुआत, 15 मार्च 2015 को हुआ था। और ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा था, तो नाबार्ड के द्वारा ये ऑपरेट किया जा रहा था। चीजें क्लियर है क्या, डिजिटाइजेशन या ई शक्ति की शुरुआत कब से हुई है, तो 15 मार्च 2015 से हुआ है। किसके द्वारा ये ऑपरेट होता है, तो ये नाबार्ड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समूह की अभिलेखों की पारदर्शिता, समय पर समुचित रख रखाव किया जाता है। अब देखो, डिजिटाइजेशन से बहुत सारे फायदे हो गए ना। फायदे क्या हो गया, एक तो अभिलेखों की पारदर्शिता, मतलब जो भी कुछ आपने टाइप किया है समय समय पर कोई भी आकर के चेक कर सकता है कि आपने सही लिखा है या आपने गलत लिखा है। अगर मान लीजिए कोई बैठक में उपस्थित नहीं है सदस्य, आपने उसका भी नाम लिख दिया कि वो उपस्थित है, तो डिजिटल कैमरा के माध्यम से हम चीजों को देख सकते हैं कि एक्चुअल में इस दिन वो बंदा उपस्थित था कि नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तुम जाओ बाहर, चलो। चलिए आगे बात करते हैं, समूह के वर्गीकरण से बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिली। अब देखो, जब ये डिजिटलाइजेशन हो गया, जब डिजिटलीकरण हो गया, उससे जैसे कि सब समूह को आपको क्या देना पड़ता है, ग्रेडिंग देना पड़ता है। तो कंप्यूटर में जो आपका चीज लिखा होगा, आपका जो रिकॉर्ड लिखा होगा, वो बहुत हेल्प करने वाला है आपको ग्रेडिंग देने वालों के लिए। वो आराम से कंप्यूटर में उन चीजों को रीड कर लेंगे पहले ही दिन आपसे मिलने आने से पहले, और उनको आइडिया हो चुका होगा कि कौन सा समूह किस लेवल का काम कर रहा है। उस हिसाब से वो आएगा और बहुत आराम से आपको स्टडीकरण कर देगा, ग्रेडिंग दे देगा कि ये समूह बहुत अच्छे से काम किया, इसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें, मतलब बहुत सारा फायदा यहां पर हुआ है अपने को, है ना। नेक्स्ट क्या है देखो,
नेक्स्ट है समूह को ऋण की स्थिति को अपग्रेड करने में हो रही कठिनाइयों को, वही है कि किसने कितना ऋण लिया, ये सारा कुछ हम कंप्यूटर में बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इस क्रम में वित्तीय समावेशन व भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सदस्यों को लाया जा सकता है। मतलब ये है कि जब ये डिजिटलीकरण हो गया, कंप्यूटरीकृत हो गया, उससे हुआ ये, लोग आजकल मोबाइल दिन भर पकड़े रहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको सारी चीजें अपडेट मिलते रहती हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये भी है ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट जिस चीज में उसी वही चीज आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर हो रहा है ये कि कंप्यूटरीकृत होने से, डिजिटाइजेशन होने से हो ये रहा है कि आपको सारी चीजें, जितनी भी योजनाएं लाई जा रही हैं, वो सारी योजनाओं का पता चल रहा है और बिल्कुल उसका फायदा उठा सकते हैं। तो यही चीज यहां पर बताया गया है ताकि आप क्या कर सके, इन योजनाओं का लाभ अब सबको मिल सके, हर एक ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को इसका लाभ मिल सके। यहां तक हमारी चीजें क्या क्लियर हो गई हैं। अब देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 की मैं बात करती हूं, हालांकि यहां से प्रश्न नहीं बनने वाले हैं, बहुत चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, आप एक बार देख लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का। किसकी बात कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में क्या क्या चीजें हुई थी। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2021-22 में सामुदायिक निवेश निधि से 34,402 स्व सहायता समूह को, स्व सहायता समूह की संख्या कितनी है, 34,402 स्व सहायता समूह को कितना, 20,641.37 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। तो ये अगर याद नहीं रहे तब भी चलेगा, लेकिन ये नीचे वाला लाइन अगर हो सके तो याद आप कर लीजिए। 2022-23 में सितंबर तक, ये 21-22 का था, अब मैं 22-23 की बता रही हूं। तो 2022-23 में सितंबर तक 8,292 समूह को 4,975.16 लाख रुपए का ऋण दिया गया। कितना का ऋण दिया गया है, तो 4,975.16 लाख का ऋण दिया गया। कितने को, 8,000 समूह को। ठीक है, चक्री निधि की बात कर ले तो 21-22 में 41,621 सहायता समूह है, जिनको कितना दिया गया था, जिनको 6,240.15 लाख रुपए की राशि दी गई थी। कब, 21-22 में। लेकिन अगर 22-23 की मैं बात कर लूं तो सितंबर तक का इसका भी रिकॉर्ड है, 8,640 समूह को 1,296.15 लाख की राशि प्रदान की गई है। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। अगर वहीं हम बैंक क्रेडिट लिंकेज की बात कर ले तो क्या है, तो बैंक क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 2021-22 में 77,657 स्व सहायता समूह को 92,481.62 लाख रुपए दिया गया था। जबकि अगर मैं अभी की बात करूं 22-23 की, तो सितंबर तक 48,480 समूह को कितना पैसा दिया गया, 52,480.88 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया। समूह भी तो देख लो, 48,000 है ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात कर लें तो इसके अंतर्गत 2021-22 में 326 सड़कें, जिनकी लंबाई 2,314.34 किलोमीटर एवं 15 वृहद पुल का निर्माण करवाया गया था। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, कितनी सड़कें, 326 सड़कें बनवाई गई थी, जिसकी लंबाई कितनी रखी गई थी, 2,314 इसका लंबाई रखा गया था। ठीक है, साथ में बहुत सारे बड़े बड़े पुल भी बनवाए गए, कितने, तो 15 बड़े बड़े पुलों का निर्माण भी करवाया गया था। तो इस प्रकार से हमारा जो स्व सहायता समूह है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा चीज बच गया है, ग्रेडिंग किस प्रकार से किया जाता है। मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई बड़ा ऑफिसर चेक करने के लिए आता है तो वो आपको ग्रेडिंग देता है कि आपका जो स्व सहायता समूह है उसको श्रेणी ए में रखा जाए, श्रेणी बी में रखा जाए, श्रेणी सी में रखा जाए या किस में रखा जाए, तो किस बेस पर ये श्रेणी आपको दी जाती है। तो ये भी मेरे को आपको थोड़ा सा बताना था, जो कि मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कल की जो क्लास है ना पहले उसमें मैं ये चीज इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, कि कौन से श्रेणी में कैसे आपको रखा जाता है, उसके लिए क्या चाहिए, आयु कितना चाहिए, या फिर आपका समूह बना हुआ कितना समय होना चाहिए, तब आपको ए ग्रेड में रखा जाएगा। इन सभी बातों पर डिस्कशन होंगे। छोटा सा टेबल है पर इसमें मैं उसको नहीं ला पाई हूँ। ठीक है, तो कल जो क्लास होगी उससे पहले मैं आपको वो चीज करवा दूंगी, है ना। आगे अपने को समझ में। अब देखिए ये चीज तो समझ आ गया, अब हम करेंगे सीधा एमसीक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन का नंबर। चलिए, जितने बच्चों को पता है आंसर करते जाएंगे, जिनको नहीं पता है वो बताएंगे। ठीक है, उनको मैं बताऊंगी और क्या। देखो, स्व सहायता समूह के बैंकों से ऋण लेने की शर्तों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। स्व सहायता समूह बैंक से जो ऋण लेता है तो उसके लिए कुछ शर्तें चाहिए होती हैं। तो कौन कौन सी शर्तें चाहिए होती है, क्या कथन सत्य है। पहला, यदि
पूर्व में ऋण लिया है तो वापसी की दर 90% होना चाहिए। अगर आप बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर का पहला ऑप्शन बोल रहा है आपका कि अगर आपने पूर्व में ऋण लिया है तो 90% की वापसी दर होनी चाहिए आपकी। दूसरा, प्रथम बार में कोई सदस्य को उसकी बचत के 10 गुना से अधिक का ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा, समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए। और चौथा, सभी प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज दर होना चाहिए। तो कौन सा कथन इसमें का सत्य है? तो केवल एक, केवल दो, सी है 1 2 3 या फिर सभी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 2 3, यह आपका सत्य है। ठीक है, 1 2 3 सत्य है, मतलब ये तीनों ही प्रोसेस आपका होना चाहिए कि 90% आपका वापसी होना ही होना चाहिए, है ना। बचत अगर शुरू बार में है तो जितना आपका बचत है उसका 10 गुना से ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा बोल रहा है समूह को प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों को ऋण दिया जाना चाहिए। ठीक, तो पहला दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में पंजीकरण शुल्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब अगर आप मान लीजिए दूसरे टाइप के समूह से जुड़ना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ सोसाइटी में अपना पंजीयन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको विचार करना है और इसमें बताना है गलत कौन सा है, असत्य कथन बताना है कि अगर छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण में आप क्या करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उसमें ये सब प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस नहीं लगेगा? पहला, ऐसा स्व सहायता समूह जिनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, तो वहां पर अगर आप अपना रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो आपको 1500 रुपए की राशि प्रोवाइड करने, मतलब आपका समूह ऐसा है जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, तब आपको रजिस्ट्री करने के लिए 1500 रुपए की राशि लगेगी। दूसरा बोल रहा है अगर आप सिर्फ महिला स्व सहायता समूह से हैं तो आपको 250 रुपए का राशि देना पड़ेगा। तीसरा है संशोधन नियम में, संशोधन नियम मतलब समय समय पर सदस्य कोई आ रहा है, सदस्य कोई जा रहा है, संशोधन होते रहता है ना, तो संशोधन अगर आप एक बार संशोधन करना चाहते हैं तो आपको 150 रुपए लगेगा। चौथा है लेखाओं का पंजी जमा करने के लिए 200 रुपए लगेगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य, असत्य, गलत कौन सा कथन है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ये रहा आपका केवल 1, 2 और 1, केवल 3 और केवल 4। क्या बोल रहा है? केवल 3 ये है कि संशोधन के नियम में 150 रुपए लगेगा, ये गलत हो जाएगा बच्चे। अगर एक बार आप संशोधन करवाते हैं तो आपको 200 रुपए लगता है। कितना रुपए लगता है? 200 रुपए लगता है, इसलिए आपको याद रखना है चीजों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत सदस्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है ना कि सदस्यों से रिलेटेड कौन सा बात जो है आपका सही है। चलिए प्रश्न है संरक्षक सदस्य, जो संरक्षक सदस्य होंगे वह व्यक्ति सबसे अधिक पैसा जमा करेगा, मतलब समूह में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा जमा करता है क्या उसको संरक्षक सदस्य कहते हैं। दूसरा है जो एक निश्चित राशि प्रति माह चंदा के रूप में जमा करता है क्या उसको साधारण सदस्य कहते हैं। तीसरा है चर्चा में कहाँ गया, अच्छा ये छूट गया, संरक्षक सदस्य से थोड़ा कम पैसा जो देते हैं क्या उसको आजीवन सदस्य कहते हैं। सबसे पहली बात समझ आया क्या? 4 प्रकार के सदस्य होते हैं बच्चे। एक वो होता है जो सबसे ज्यादा पैसा जमा करता है, तो जो सबसे ज्यादा पैसा जमा किया उसको संरक्षक सदस्य कहते हैं। संरक्षक सदस्य जो थोड़ा सा कम पैसा जमा करता है उसको आजीवन सदस्य कहते हैं। और ऐसा सदस्य जो प्रति माह, ठीक है, निश्चित राशि चंदा के रूप में देता है उसको साधारण सदस्य कहे जाते हैं। ये तीनों ही सही है आपका। चौथा बोल रहा है सम्मानित सदस्य किसको कहेंगे? तो चर्चा में भाग लेगा और वोट देगा। सबसे पहली बात तो सम्मानित सदस्य हम कहेंगे किसको? तो सम्मानित सदस्य हम विशेषज्ञ को कहते हैं। इस श्रेणी में विशेषज्ञों को रखा जाता है, लेकिन ये आपका गलत है। गलत क्यों होगा? ये पॉइंट मतलब आपका गलत है। चौथा कथन असत्य हो जाएगा। असत्य इसलिए हो जाएगा सम्मानित सदस्य को विशेषज्ञ कहते हैं, ये चर्चा में भाग भी लेता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है और वोट देगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो सदस्य रहता है वो भले ही भाग ले पर वो वोट नहीं देता है। ठीक है, तो चौथा यहां पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्व सहायता समूह चक्रीय निधि हेतु पात्र हो जाता है। आपको चक्रीय निधि अब मिलेगी, कब मिलेगी? तो देखो जब समूह द्वारा न्यूनतम 3 महीने तक अपनी साप्ताहिक बैठक के नियमित रूप से पंचसूत्र को अपनाते हुए संपन्न जारी किया है, मतलब 3 महीने लगातार जो बैठक हुई है उसमें आपने पंचसूत्र का पालन किया है। दूसरा, समूह की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति न्यूनतम 90% थी। तीसरा, समूह के स्तर पर कुल ऋणों के मांग के अनुसार ऋण वापसी 90% होना चाहिए। और चौथा, स्व सहायता समूह का गठन पूरी तरह गरीबी में तथा गरीबी परिवार के पुरुष महिला सदस्य द्वारा किया गया। यही आपका गलत हो जाएगा बच्चे। कौन सा गलत हो जाएगा? ये चौथा आपका गलत हो जाएगा। उप्स, कहाँ गया?
ये रहा, ये चौथा आपका गलत हो जाएगा। गलत सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पुरुष महिला नहीं, सिर्फ महिला को प्राथमिकता दी जाता है। ठीक है, सिर्फ महिला को ही यहाँ पर क्या दिया जाता है, प्राथमिकता दिया जाता है। इस वजह से चौथा पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो मैं रीजन बता रही हूँ उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना, मतलब पहला दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा। सी दिख गया। पांचवा है, कौन सा कथन स्व सहायता समूह के उद्देश्य में शामिल नहीं है? कौन सा कथन है जो स्व सहायता समूह के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो बताइए। पहला है महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल ये शामिल है। गरीबी उन्मूलन, तीसरा है गरीबों को बैंकिंग सेवा देना, और चौथा है सरकार की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति देना। ये चौथा ही गलत हो जाएगा। चौथा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यह जो है सरकार के विभिन्न योजना को स्वीकृति देने का काम नहीं करता है भाई, लागू करने का काम करता है। ठीक है, इस वजह से चौथा आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन असत्य? अब आपको असत्य बताना है। पहला, एक परिवार का केवल एक ही सदस्य स्व सहायता समूह में जुड़ सकता है। दूसरा, सदस्यता शुल्क 10 रुपए है कम से कम। तीसरा, समूह के सदस्य एक ही गांव के निवासी होने चाहिए, बिल्कुल सही। चौथा, सदस्यों की आयु न्यूनतम 18 और अधिकतम 60 वर्ष हो। हाँ, ये गलत है आपका, क्योंकि अधिकतम ये 65 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 18 होना चाहिए, ये सही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 65 तक के लोगों को भी यहाँ पर क्या दिया गया है, जगह दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किधर गया? उप्स 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 उप्स। देखो, स्व सहायता समूह के 6 अन्य सूत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं शामिल है? पहला है आपका स्वच्छ समूह होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए महिला समूह। 6 अन्य सूत्र में बोल रहे हैं ना, महिला समूह किधर से आ गया? ये सूत्र में थोड़ी शामिल होता है। तो स्वच्छ समूह होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तीनों ठीक है। दूसरा गलत हो जाएगा महिला समूह, ये अलग ही बात कर दिया यहाँ पे, ये सूत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों की संख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत समूह में कितने होने चाहिए? तो 20 से ज्यादा होना चाहिए, ये भी अपने को पता है। तीसरा, विकलांग व्यक्ति या दुर्गम क्षेत्र में स्व सहायता समूह के सदस्यों की जो संख्या है वो कम से कम 5 और ज्यादा ज्यादा 20। दुर्गम क्षेत्र मतलब वही पहाड़ी वाला इलाका हो गया, आपका मरुस्थलीय इलाका है, तो यहां पर मान लीजिए स्व सहायता समूह बन रहा है, तो कम से कम अगर 5 भी सदस्य हैं तब भी यह समूह बन सकता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर 20 सदस्य हैं तब भी यह समूह बन सकता है। ठीक है, ये भी सही है। चौथा, विशेष परिस्थिति में सदस्यों की संख्या 2 से 5 होनी चाहिए, ये गलत है। विशेष परिस्थिति में जो सदस्य संख्या कम से कम 3 होना चाहिए भाई, 2 नहीं, कम से कम 3 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 5 होगा तब भी चल जाएगा, मतलब ये चौथा ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्या बातें हमारी देखते हैं। 1 और 2, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, बताइए ना मैं, ये चौथा ही गलत है क्योंकि 3 से 5 होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कथन असत्य है? एक संकुल स्तरीय संगठन में न्यूनतम ग्राम संगठन हो सकते हैं। संकुल स्तरीय के अंतर्गत कितने ग्राम संगठन आते हैं? 10 आते हैं, सही है। ग्राम संगठन में 5 से 25 समूह हो सकते हैं, ये भी सही है। एक ब्लॉक में 5 संकुल स्तरीय संगठन होता है। चौथा बोल रहा है, ग्राम संगठन के आम सभा में ग्राम संगठन के भीतर आने वाले स्व सहायता समूह के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है फिर? जब सब सही है तो तीसरा गलत हो जाएगा बच्चे। तीसरा क्यों गलत होगा? क्योंकि एक ब्लॉक में 5 संकुल स्तरीय संगठन होते हैं, 5 नहीं होता है जी, 4 होता है। तो एक ब्लॉक के अंतर्गत 4 संकुल स्तरीय संगठन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, सबसे पहले वाली वीडियो में नहीं बताया था, एक बार जाकर के देख लेना। ठीक, आगे बात करते हैं। किधर गया? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूह को निम्न में से कौन सी निधि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है? चक्रीय निधि मिलता है, सामुदायिक मिलता है, आपदा मिलता है। गरीबी निधि क्या होता है? ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पे, तो गरीबी निधि इसको नहीं मिलता है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सामुदायिक निवेश निधि के तहत संकुल को कितनी राशि स्वीकृत की जाती है? अभी मैंने बताया था, संकुल स्तरीय गठन को सामुदायिक के अंतर्गत 1 से 2 करोड़ की राशि प्रोवाइड की जाती है। और आपदा कोष के अंतर्गत कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? तो 60 से आपदा कोष बोल रही हूँ, आपदा कोष हो गया, और एक ब्याज की राशि हो गया। ब्याज की राशि में 3 लाख, और आपदा कोष के अंतर्गत 1 से 1.5 लाख की राशि आपको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी क्या चीजें क्लियर हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा स्व सहायता समूह वाला पोर्शन हो जाता है यहाँ पर से खत्म। एक टेबल आपको बताऊंगी ग्रेडिंग से रिलेटेड जो है, वो कल के वीडियो में सबसे पहले आते साथ उसको मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक है कल का वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है तो जरूर से लाइक करें, कॉमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और ईमानदारी से अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि जो एडियो की क्लास है बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल में बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। उतने ही लगन, उतनी उत्साह के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका सपना हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।